चलिए रिकॉर्डिंग किया। आज का जो क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ वाटर एंड आल्सो ऑन एनालिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर के सोर्स की बात करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग वाटर का कैसे यूज कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ से वाटर, कैसे वाटर का यूज करते हैं, वाटर का कंटेमिनेशन कैसे होता है। दैट वाज द ओवरव्यू और ऑल थिंग वाज इंट्रोडक्शन अबाउट दैट वाटर। आज बात करते हैं सोर्स की। तो सोर्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर, तो सोर्स ऑफ वाटर जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दूसरा हम सोर्स डिफाइन करते हैं कि किस जगह पर है, कहां से आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि क्वांटिटेटिव अवेलेबिलिटी, क्यू यू ए, क्वांटिटेटिव और दूसरा देखते हैं क्वालिटी। दो तरीके से देखते हैं, एक क्वांटिटेटिव कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, कितना अमाउंट वाटर आपका प्रेजेंट है नेचर में, या और दूसरा है कि क्वालिटी। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर, तो वन इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, फिर वो डिपेंड होता है डिमांड पर कि फिर हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसका डिमांड कहाँ कहाँ है। और ये भी देखते हैं इसमें कि सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन मीन्स कि किस सीजन में हमारे पास कितनी क्वांटिटी वाटर प्रेजेंट है, अभी अवेलेबल है। सपोज दैट इन रेनी सीजन देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है पानी की उपलब्धता कम होने लगती है। तो ये हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वाटर का तो सोर्स के बेसिस पर करते हैं सोर्स। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्वालिटी के बेसिस पर होता है कि पानी की क्वालिटी क्या है। तो पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए उसकी एनालिसिस की जाती है। वाटर की एनालिसिस की जाती है। अब वाटर का एनालिसिस तीन तरीके से किया जाता है। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, दूसरा केमिकल टेस्टिंग होती है, और तीसरा जो होता है उसमें बायोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है। देखिए फिजिकल टेस्टिंग जो होती है उसमें देखते हैं कि वाटर साफ है, गंदा है, मटमैला है, उसमें क्या क्या चीजें हैं ऊपरी तौर से, किसको फिल्टर करके हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं। केमिकल एनालिसिस में देखते हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है उसमें डिजोल्व है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। तो उसका उसकी एनालिसिस हम लोग केमिकल की बेसिस पर, केमिकल एनालिसिस से हम लोग करते हैं। तो वाटर की क्वालिटी का हमें पता चलता है। तीसरी चीजें होती है कि पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं या जर्म्स हो गए डिफरेंट टाइप के, वो पानी में कितना किस मात्रा में प्रेजेंट है, ताकि वो पानी हमारे लिए फिट है या नहीं है, ये बायोलॉजिकल एनालिसिस से हमें पता चलता है। तो जब ये हमें क्वालिटी का पता चल जाता है एक बार, तो क्वालिटी का इस एनालिसिस के बेसिस पर क्वालिटी का पता चलता है, तब हम लोग उसको टारगेट करते हैं यूज के लिए, टारगेटिंग द यूज। इसका
कहाँ टारगेटिंग द इंड यूज, लास्ट तक कहाँ तक इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। और इंड यूज तक, लास्ट तक, जैसे एक पानी है, क्या होता है कि बहुत सारे घरों में, इंडिया में भी ये शुरू हो गया है कि आप पानी है, किचन का पानी जो सब्जी वगैरह वॉश करते हैं उसको गार्डन में यूज करते हैं। तो आपका इंड यूज क्या हो गया, आप स्टार्ट कर रहे हैं पानी को, फ्रेश वाटर को किचन से, और उसको इंड कर रहे हैं कहाँ, गार्डन में जाकर के। तो उससे पानी के यूज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस जो प्रॉब्लम है उसका फिर सॉल्यूशन आप निकालते हैं। तो दोनों ही तरीके से है कि पहला आप क्वांटिटेटिव तरीके से देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी वाटर अवेलेबल है, उसके बाद उसका डिमांड और सीजनल वेरिएशन को स्टडी करते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं कि क्वालिटी क्वालिटी के बाद एनालिसिस करते हैं। क्वालिटी को चेक करने के लिए उसमें तीन तरह का करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद उसका टारगेटिंग द इंड यूज, कहाँ तक आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, और फिर उसका फाइनली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये था एक तरीका जिसके बेसिस पर हम सोर्स ऑफ वाटर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉरी उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर को हम लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं, उसको क्वालिटी ऑफ वाटर को हम लोग चेक करते हैं, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, किस पर्पस के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। आइदर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, इंडस्ट्री में भी किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, किस टाइप की एसेंशियल के लिए इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। अब जब मेन सोर्सेज ऑफ वाटर की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं इसको भी अलग तरीके से कि सरफेस वाटर, मेन सोर्सेज ऑफ वाटर की जब बात करते हैं तो जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं, ये क्या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी के बेसिस पर जो सोर्स ऑफ वाटर का फर्दर जो डिवीजन होता है वो होता है, पहला है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर, सरफेस वाटर के बाद दूसरा जो क्वांटिटी के बेसिस पर होती है वो रेन वाटर, रेन वाटर के बाद आता है आपका अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, और चौथा आता है आपका सी वाटर। तो सोर्सेज ऑफ वाटर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब कर रहे हैं कि किस रिजर्वायर में कितना पानी है, कहाँ से पानी हमारा आ रहा है, तो सबसे पहले हम सरफेस वाटर को देखते हैं, उसके बाद रेन वाटर देखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर देखते हैं, और सी वाटर को देखते हैं। तो सरफेस वाटर को देखेंगे तो सरफेस वाटर में भी दो कैटेगरी आती है। पहला आता है फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है उसकी बात करते हैं, और दूसरा स्टिल वाटर। सरफेस में दो ही तरह का वाटर होगा ना, एक वो पानी होगा जो बह रहा होगा, नदियों में बह रहा होगा, झरनों में बह रहा होगा, समुद्र में बह रहा होगा, या फिर स्टिल वाटर जो बात करते हैं, जो स्थिर पानी है, वो कहीं झरनों में होगा, किसी रिजर्वायर में होगा, या कहीं टैंक, वो बड़ा सा पॉन्ड होगा, तालाब होगा, उसमें होगा ठहरा हुआ पानी। तो सरफेस वाटर को दो
पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेन वाटर इज सिंगल वन एंड सी वाटर इज सिंगल वन, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पहाड़ों की चट्टानों से झरनों के द्वारा वो बाहर निकलता है, ये स्प्रिंग्स के जरिए। दूसरा है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल जो आप लोग बोरिंग वगैरह करते हैं, गहरा गड्ढा डाल करके या पंप सेट से उसको पानी को बाहर निकालते हैं, या हैंडपंप हो उससे पानी को बाहर निकालते हैं, ट्यूबवेल्स, तो वो अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड वाटर है जिसको आप बाहर निकाल रहे हैं। और तीसरा आता है वेल्स, जो कुआं होता है वहां पर। तो अंडरग्राउंड वाटर तीन तरीके से आपका जमा हो सकता है, एक स्प्रिंग्स के जरिए, दूसरा ट्यूबवेल, और तीसरा कुओं में जो पानी है वो दैट वो अंडरग्राउंड वाटर है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, कि ये हमारा पानी का स्रोत है, अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत है। अब क्या है कि फ्लोइंग वाटर को भी हम लोग थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्ट्रीम्स, जैसे पहाड़ी झरना होता है, वो रिवर्स और सीज। तो ये फ्लोइंग वाटर है, और ये बहता हुआ पानी इन तीनों जगह पाया जाता है। उसी तरह से जो स्टिल वाटर है, इसको भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं लेक्स में। सी मतलब समुंदर होता है बेटा। रिजर्वायर बोलते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तालाब या गड्ढा या फिर जो कोई इंडस्ट्री है। माइक ऑफ कीजिएगा। जो एक इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वो इंडस्ट्रीज बहुत बड़े एरिया में जो है बहुत बड़ा पानी इकट्ठा करके रखती है, दैट इज अपने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, या फिर टाउनशिप के लोगों के सप्लाई के लिए। तो दैट इज कॉल्ड रिजर्वायर। बड़े बड़े डैम्स जो हैं, जो बनाए गए हैं, बड़े बड़े बांध जहाँ की पानी इकट्ठा करके रखते हैं, दे आर रिजर्वायर्स। और जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, वो भी हमारा जो है वाटर का सोर्स है। तो क्वांटिटेटिव बेसिस पर, अमाउंट के बेसिस पर वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कहाँ पानी है, तो वो सोर्स, एक तो सरफेस वाटर आता है, दूसरा रेन वाटर, तीसरा अंडरग्राउंड वाटर, चौथा सी वाटर। अब सरफेस वाटर को कैटेगराइज करते हैं फ्लोइंग वाटर एंड स्टिल वाटर में। और अंडरग्राउंड वाटर जो होता है स्प्रिंग्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स में उसका सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर का। अब ये फ्लोइंग वाटर जो है वो स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज, ये तीनों जगह फ्लोइंग वाटर का सोर्स है। यहाँ से फ्लोइंग वाटर आपका आ रहा है। और स्टिल वाटर का लेक्स, रिजर्वायर एंड पॉन्ड इज द सोर्स ऑफ दैट स्टिल वाटर। तो जब वाटर की बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा रिवर वाटर। अब कैटेगरी देखते हैं कि वाटर का सोर्स जहां से वाटर आ रहा है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, कितना प्योर वाटर वो हो सकता है। जैसे रिवर वाटर को लेते हैं, रिवर वाटर में क्या होता है कि उसमें डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, घुले हुए मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स में जैसे क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया। तो क्लोराइड, कार्बोनेट्स और भी कई तरह के मिनरल्स जो होते हैं वो घुले हो सकते हैं। तो क्लोराइड्स किसका होगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जो मिनरल्स है उसमें जो डिजॉल्व होते हैं ये, और उसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज भी होते हैं। सस्पेंडेड, इसमें कुछ सस्पेंडेड इसमें कुछ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज भी होते हैं। तो जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होंगे उसमें सैंड्स आते हैं, जो छोटे छोटे रॉक्स के जो टुकड़े होते हैं वो होंगे, और ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर। तो रिवर वाटर में आपका डिजॉल्व मिनरल्स हो गया, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज या सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया, सैंड, और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब ये सब क्या करता है कि वाटर को कंटिमिनेट कर देता है। तो वाटर कंटिमिनेट हो जाएगा। और दूसरा जो होता है कि डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज जो होता है ये डिपेंड करेगा वाटर का कांटेक्ट ऑफ सोयल से, कांटेक्ट ऑफ सोयल, मिट्टी से वाटर कितना देर कांटेक्ट में है, कांटेक्ट टाइम, उस पर भी डिपेंड करता है। सपोज दैट जैसे खेतों से पानी जो है डूबा करके नदियों में जा रहा है, तो ज्यादा समय अगर पानी रहता है तो क्या होगा, उसमें जो डिजॉल्व साल्ट्स हैं और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, सबको लेकर के वो रिवर्स में चला जाएगा। तो कांटेक्ट टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट रिवर में ये सब कंटेमिनेंट्स आ जाएंगे, और रिवर का पानी जो है उतना ही ज्यादा जो है अनफिट होगा हमारे यूज के लिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जहां कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा तो ये सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जो है वो वाटर में ज्यादा आ जाएंगी। जो लेक वाटर होता है, जो जमा हुआ पानी होता है लेक वाटर, क्योंकि स्टिल वाटर है, तो लेक वाटर में ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स और जो साल्ट्स होंगे वो कम से कम होंगे, लेकिन उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ज्यादा होगा। ऑर्गेनिक मैटर एक्सेस होगा रिवर के वाटर से, अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें क्वांटिटी जो होगी ऑर्गेनिक मैटर की ज्यादा होगी लेक वाटर में। जब रेन वाटर की बात करते हैं यहां पर, जब रेन वाटर की बात करते हैं, रेन वाटर, तो बारिश का पानी जो होता है दैट इज द प्योरेस्ट वाटर, शुद्ध रूप होता है बारिश का पानी, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब बारिश का पानी ऊपर से जब स्काई में यहां से निकला तो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर। लेकिन जब एटमोस्फेयर है, उस एटमोस्फेयर में क्या होता है कि बारिश का पानी, इसमें आपको एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है आपका इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल। इसमें जो है एटमोस्फेयर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसके कारण से जैसे ही वाटर नीचे एटमोस्फेयर में नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स इसके साथ वाटर के साथ मिक्स करके वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और उसके कारण से वाटर जो है अब प्योर नहीं रह जाता, इम्प्योर हो जाता है। तो इसमें जो है कुछ इंडस्ट्रियल गैसेस वगैरह भी जो रहते हैं, जैसे SO2, NO2, तो ये सब गैसेस क्या करते हैं, CO2, ये सब क्या करेंगे कि वाटर के साथ मिल करके और क्या बना लेते हैं, H2SO3 बना लेगा। ये NO2 जो है वो वाटर के साथ मिल करके HNO3 बना लेगा, और CO2 वाटर के साथ मिल करके H2CO3 बना लेगा। ये क्या है, ये है कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड। उसी तरह से ये नाइट्रिक एसिड है। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, वेट वेट, हाँ अब ठीक है, ओके। तो ये कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और ये सल्फ्यूरस एसिड है। अपना माइक ऑफ रखिए, ऑल स्टूडेंट्स, जरूरत के समय ही ऑन करें जो पूछना हो, अदरवाइज माइक ऑफ रखिए। तो यहाँ सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये क्या होगा कि ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। ये वाटर और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, तो रेन वाटर तब डायरेक्ट यूज के लिए नहीं रह जाता। उसके बाद हम देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर, अब ये अंडरग्राउंड वाटर जो है, ये इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज से ये फ्री होता है। अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज से अंडरग्राउंड वाटर फ्री होता है, या ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज से फ्री होता है। लेकिन जितना ही डीप हम लोग जाते हैं, जैसे ही ग्राउंड वाटर में डीप और डीप हम लोग नीचे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ इनऑर्गेनिक के जो कंटिमिनेंट है उनका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जैसे ही अर्थ क्रस्ट में एक लिमिट के हम नीचे जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां जितने मिनरल्स हैं वो सब उसके अंदर दबे पड़े हैं। तो वो मिनरल्स जो है वाटर के साथ जब उसमें डिजॉल्व होगा, तो मिनरल्स आना शुरू हो जाता है वाटर के साथ, तो वाटर को वो अनफिट बना देता है बहुत ज्यादा डीप वेल्स। और सी वाटर की जब बात करेंगे, तो सी वाटर इज द वेरी इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज्यादा इट इज वेरी वेरी इम्प्योर, क्योंकि इसमें कंटिमिनेंट्स बहुत ज्यादा है। कंटिमिनेंट्स जो है, डिफरेंट टाइप के कंटिमिनेंट्स बहुत ज्यादा डिजॉल्व है। और इसका रीजन क्या है कि देखिए, सी का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ से कंटिन्यूअस इवापोरेशन होते रहता है। दैट इज, यहाँ पर समुद्र में, सी में कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होते रहता है। तो क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता रहेगा, जो इसमें भी डिजॉल्व मैटर है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। दूसरी एक और चीजें होती है कि जो रिवर्स है, वो सारा का सारा रिवर्स, ओरिजिन पर रिवर्स जो होता है जहां से निकलती है नदी, वहां वो थोड़ा प्योर होता है। लेकिन जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ता जाता है, उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कई सारे जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। वो सारा का सारा जाकर के कहाँ डिपोजिट हो जाता है? सी में डिपोजिट हो जाता है, सब के सब सी में चला जाता है। तो इसीलिए सी में जो है इम्प्यूरिटीज जो है समुद्र के पानी में, सी वाटर में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। खास करके साल्ट का अमाउंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सी वाटर जो है अनफिट हो जाता है यूज के लिए। ठीक है, सी वाटर यूज के लिए अनफिट हो जाता है। अब बात करते हैं कि एनालिसिस ऑफ वाटर जब अनफिट हो जाएगा, तो हमें वाटर की एनालिसिस करनी होगी। पहले देख लेते हैं कि वाटर कितना अनफिट है हमारे यूज के लिए। और जब एक बार उसका एनालिसिस करेंगे, तो पता चलेगा कि क्या क्या कंटिमिनेंट्स इसमें प्रेजेंट है, वाटर में कौन कौन से कंटिमिनेंट्स प्रेजेंट है। उसके बेसिस पर फिर हम उसका वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो एनालिसिस ऑफ वाटर डिपेंड्स, एनालिसिस ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड करेगा। देर आर सर्टेन पैरामीटर जो हम चेक करते हैं कि पानी में क्या क्या चीजें हैं। सपोज दैट हार्डनेस, हार्डनेस चेक करते हैं।
हार्डनेस मीन्स आप पानी को हाथ में लेकर के नहीं देखते हैं कि वो टूटेगा कि नहीं, दैट इज नॉट हार्डनेस। हार्डनेस वो है पानी को हम यूज में लाए और उसको साबुन घिस रहे हैं कपड़े धोने के लिए और वो झाग नहीं दे रहा है, उस टाइप का वाटर जो होता है वो हार्ड वाटर होता है। और हार्ड वाटर जो है वो आइदर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल किसी भी पर्पज के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा जो पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हम एनालिसिस करते हैं वो है अल्कलिनिटी, कि वाटर कितना अल्कलाइन है। थर्ड है डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन चेक करते हैं कि किसी पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर उसमें फिशरीज करनी है या कोई स्पीसीज उसमें हमें डालना है, जैसे तालाब वगैरह में मछली पालन होता है, तो वो किस टाइप का फिश के लिए ज्यादा सुटेबल है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। फर्दर जब सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो बीओडी वगैरह भी हम लोग चेक करते हैं, बीओडी सीओडी। तो इसका इसका एनालिसिस हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट एनालिसिस का टाइप्स है वो जानना है हम लोगों को। डिजोल्व CO2, फ्री क्लोरीन, क्लोराइड्स, सिलिका, टोटल सॉलिड्स एंड माइक्रोबियल एनालिसिस। टीटीसी और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो डिपेंड करता है। मेन तौर पे हम लोग इसको ऊपरी तौर पे मोटे तौर पे हम लोग ये एनालिसिस करते हैं वाटर का इन तरीकों से, और उससे फाइंड आउट करते हैं कि वेदर द वाटर इज सुटेबल फॉर अस और नॉट। अब हम लोग फर्स्ट वाले को लेकर चलते हैं, हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस होता क्या है, व्हाट इज दिस हार्डनेस। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, सोप consuming capacity of water is hardness of water। ये देखते हैं कि उसकी सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत आसानी से वो वाटर के साथ झाग बना लेता है, या फिर बहुत क्या क्या हुआ जी, ये आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे पास वीडियो साफ है। ठीक है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, हार्डनेस इज द सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसमें कि वाटर का सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है वो हम लोग देखते हैं कि कितना इजीली वो साबुन के साथ झाग देता है या फिर नहीं देता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, इन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज measured is measure of its capacity to precipitate soap और ठीक, ओके। तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर इज द मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू प्रिसिपिटेट, सोप को कितनी जल्दी वो प्रिसिपिटेट कर देता है, कितनी जल्दी वो लेदर में कन्वर्ट कर देता है। तो हार्ड सोप जो है या तो
हार्डनेस अगर बहुत ज्यादा हुई तो साबुन के साथ वो झाग देगा ही नहीं, या फिर साबुन के साथ बहुत मुश्किल से झाग होगा। ठीक है, तो हार्डनेस का काउज क्या होता है? व्हाट इज द काउज ऑफ हार्डनेस? कारण क्या है कि पानी हार्ड हो जाता है? दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, वाटर की जो हार्डनेस की बात करते हैं कि दिस इज हार्ड वाटर, और लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर, ताकि इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ तो होगा रीजन। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। इसमें जो है हार्डनेस जो है ड्यू टू presence of calcium and magnesium salts। यहाँ पर जो हार्डनेस का काउज है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके कारण से वाटर में हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल जो वाटर है, वाटर में हार्डनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो होता क्या है, जो सोप होता है वो सोप में, एक्चुअली सोप जो होता है वो हायर फैटी एसिड का सोडियम साल्ट होता है। हायर फैटिक एसिड जैसे ओलिक एसिड हो गया, पाल्मिलिक एसिड हो गया, तो उनका वो एस्टेरिक एसिड हो गया। जैसे एस्टेरिक एसिड C17H35COH, ये है आपका एस्टेरिक एसिड। एस्टेरिक एसिड अब ये क्या करता है कि ये जो सोडियम NaOH के साथ रिएक्शन करके और ये बना लेता है आपका C17H35COONA। यहाँ पर ये बना लिया सोडियम स्टेरेट। ये सोडियम स्टेरेट और कुछ नहीं है, ये बस सोप है, इसी को साबुन बोलते हैं। जो बाहर में जो बिकता है ना साबुन, देखेंगे कि बाहर में लोकल लोग जो है बिना कवर का टोकरी में लेके बेचते रहता है साबुन, तो वो साबुन और कुछ नहीं, सोडियम स्टेरेट है। और ये क्या करता है कि ये जो हार्डनेस उसमें प्रेजेंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट जो प्रेजेंट है, जिसके कारण से वाटर में हार्डनेस की प्रॉपर्टी जो आ रही है, ये उसके साथ रिएक्ट करके और उसको जो है इनसॉल्युबल साल्ट में चेंज कर देता है, उसका प्रिसिपिटेशन हो जाता है। कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखो, ये जो साबुन था C17H35COONA, और इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स प्रेजेंट थे। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट में क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर क्या होगा कि कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4, ये क्या होगा कि ये अब रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम इसके साथ और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर बनेगा C17H35COO होल 2 Ca प्लस Na2SO4। यहाँ पर ये बन जाता है प्रिसिपिटेट, व्हाइट व्हाइट जो है वो प्रिसिपिटेट बन जाएगा। और ये क्या होगा, फिर कपड़ों में जैसे डर्ट होता है, आप उसको अलग करते हैं साबुन से, तो क्या होता है वहां पर ये प्रिसिपिटेट बनाता है। और ये प्रिसिपिटेट जब बन जाएगा तो सेम कंडीशन वाटर में भी है कि वाटर में अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट जो है वो प्रेजेंट है, तो उसमें अगर सोप डाला जाता है तो क्या होगा, कैल्शियम जो है उसके साथ रिएक्ट करके प्रिसिपिटेट हो जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ भी होता है। 2C17H35COO
Na+MgSO4, यहाँ पर भी C17H35COO होल टू Mg प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर ये भी प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और प्रिसिपिटेट बन जाएगा तो फिर उसको फिल्टर करके अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट स्कम्स बनता है किसका, ये जो बना प्रिसिपिटेट, दैट इज व्हाइट स्कम। व्हाइट, इसको बोलते हैं व्हाइट स्कम। इसको जो है, जो प्रिसिपिटेट जो बना, उस प्रिसिपिटेट को बोलते हैं व्हाइट स्कम्स। और ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का व्हाइट स्कम्स बन जाता है, और ये तब तक व्हाइट स्कम्स बनता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम उसमें जो प्रेजेंट है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता है। और जब तक पूरा कंज्यूम नहीं होगा, साबुन जो है वाटर के साथ लेदर नहीं बनाएगा, वाटर के साथ झाग नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जब तक पूरा इसकी ये प्रॉपर्टी है कि हम लोग जब हार्डनेस किसी वाटर का चेक करते हैं तो सोप के साथ उसको रिएक्ट करा करके सर्टेन अमाउंट 10 ml 20 ml वाटर सैंपल ले करके, और फिर इसको सोप के साथ जो है वो टाइट्रेट करते हैं, और वो हमें पता चल जाता है कि वाटर में हार्डनेस कितनी है, कितना अमाउंट उसमें देना है वाटर को सॉफ्ट करने, उसको रिमूव करने के लिए। तो ये हमें पता चलता है। दिस इज द एनालिसिस टेक्निक आल्सो, जो हमें पता करते हैं। अब जब हार्डनेस की बात आ ही गई है, तो अब इसके टाइप्स भी देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। इसके नोट्स डाल दिए जाएंगे आपके गूगल क्लासरूम में। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं कि हार्डनेस आपका कितने तरह का होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस। One is temporary hardness. Temporary hardness. And second one is permanent hardness. Permanent hardness. हार्डनेस आपका दो तरीका का होता है, टेम्पोररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो फर्स्ट वन इज टेम्पोररी हार्डनेस। ये टेम्पोररी हार्डनेस क्या है? एक्चुअली टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होता है? टेम्पोररी हार्डनेस जब कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आयंस जो से प्रेजेंट होता है, बेसिकली एक्चुअली temporary hardness is due to the presence of bicarbonate ions of calcium and magnesium। टेम्पररी हार्डनेस जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आयंस अगर प्रेजेंट है वाटर में, तो ये टेम्पररी हार्डनेस काउज करता है। और इस टेम्पररी हार्डनेस, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट के कारण होता है, इसलिए टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है? टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वह टेम्पररी हार्डनेस होगा। और टेम्पररी हार्डनेस जो है को हम लोग, चूंकि ये बाइकार्बोनेट आयंस के कारण हो रहा है, इसलिए इसको टेम्पररी हार्डनेस को बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। और ये टेम्पररी हार्डनेस को नॉर्मल बॉइलिंग टेक्निक से हम लोग दूर कर सकते हैं। टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग बॉइलिंग टेक्निक से हम लोग दूर कर सकते हैं कि वाटर को अगर बॉयल कर देंगे तो क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस जो बाइकार्बोनेट है वो
कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट कंपाउंड के रूप में वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम आपका यहाँ आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है उसके कारण ये जो है अगर इसको आप हीट कर देते हैं तो ये क्या होगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे निकलेगी और H2O बनेगा। तो यहाँ पर ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा हीट करने पर। उसी तरह से मैग्नीशियम के केस में भी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O बनता है। तो यहाँ पर ये भी नीचे की ओर एरो का मतलब ये है कि प्रिसिपिटेट बन रहा है और ऊपर एरो का मतलब है कि गैस के रूप में वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस वाटर की दूर हो जाती है नॉर्मल बॉइलिंग से, ठीक है। तो और जब परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस जो है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले टेम्पररी हार्डनेस का, कि टेम्पररी हार्डनेस एक तो बॉयल करने से होता है, लेकिन अगर लार्ज स्केल पर टेम्पररी हार्डनेस है, लार्ज स्केल पर वाटर को हमको कार्बोनेट रिमूव करना है तो वाटर को हम लोग कितना बॉयल करेंगे, फिर वो तो समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए जो बेस्ट टेक्निक जो आती है तो उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट टेक्निक था कि बाय बॉइलिंग, और सेकेंड था बाय एडिशन ऑफ required amount of calcium हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हार्डनेस इसी के कारण आ रहा था, CaSCO3 के कारण, बाइकार्बोनेट टेम्पररी हार्डनेस। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ आप क्या कर रहे हैं कि इसको रिएक्शन करा रहे हैं, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेटेड अमाउंट इसमें डाल दिया जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये आपस में रिएक्शन करके और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 2Ca, दो कैल्शियम हो गया ना, 2CaCO3 प्लस H2O। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन नहीं होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन नहीं होता है, ये सीधे सीधे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसी में दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डालते हैं तो ये बनाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा एंड देन 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो प्रेसिपिटेट बनते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है एंड 2H2O का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है, पानी से जो है वो बाहर आ जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में, जिसको फिल्टर करके इजिली सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये था टेम्पररी हार्डनेस। दूसरा जो आता है that is permanent hardness. Second one is permanent hardness. अब परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस इज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस राइज होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट
यदि वाटर में डिजॉल्व है, दे विल काउज परमानेंट हार्डनेस। सो chloride and sulfates of calcium and magnesium. Chloride and sulfate of calcium and magnesium causes permanent hardness in water। यहाँ पर कैल्शियम जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट है, वो अगर वाटर में डिजॉल्व है तो वो क्या करेगा, परमानेंट हार्डनेस काउज करेगा। ये जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, तो दिस विल काउज परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस को बॉइलिंग से या नॉर्मल तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए फिर केमिकल टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। देयर आर स्पेशल मेथड्स, जैसे कि सोडा लाइम प्रोसेस। इस तरीके से सोडा लाइम प्रोसेस या उस तरह के और भी प्रोसेसेस हैं जिससे होकर के हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं, जिसको कि हम लोग अगला सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका वाटर का हार्डनेस जो है वो आ रहा था परमानेंट, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, जिसको अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? समझने में आसानी था? तो इसका वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है और देखता हूँ, अगर वीडियो अच्छा होगा तो मैं फिर वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, हाँ तो अभी देखते हैं आज के लिए क्या। गूगल क्लासरूम में मैं डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म। क्या क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, हैंड रिटन बना के बढ़िया से नोट्स देंगे। ठीक है, हाँ वो ये तो हम समझाने के लिए यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये तो हम समझाने के लिए तुम लोग को बोलते हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ क्लियर हो। और ठीक है, और समझाने के लिए है कि क्योंकि हम अगर केवल नोट्स डाल दें तो भी समझ में नहीं आएगा। समझाने के लिए कई चीजें आउट ऑफ नोट्स जानी पड़ती हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्पल बाहर से भी लेना पड़ता है, जो नोट्स में उसको हम हर चीज नहीं डाल सकते, नहीं तो नोट्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो नोट्स को एक जस्ट लाइक चीज, नोट्स क्या होता है, समरी होता है उस टॉपिक का। तो हम लोग उसको पीडीएफ फॉर्म में अभी आपको 10 से 15 मिनट के बाद मिल जाएगा। और ये तो जस्ट आपको पढ़ाने के लिए था, रफ जो नोट्स में है उसका मैंने 50% ही यहाँ लिखा है, बाकी बोला हूँ। आप लोग देख लेंगे। ठीक है, क्लास में आवाज नहीं आ रही है ठीक से, बेटा बोलो। किसी और को कोई दिक्कत? ठीक, क्लास एंड करूं? ओके, थैंक यू।